हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी एस टेट के और यूपी टेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि हिंदी के हैं। और आज ये जो क्लास है वो तीसरी है। 2 क्लास मैंने आपको करा दिया है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने 2 क्लास की प्रैक्टिस न की हो तो उनको अच्छे से करिए जाके, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझिएगा और आंसर भी देने का साथ साथ प्रयास करिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द शक्ति के भेद हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शब्द शक्ति के भेद हैं। यानी जो शब्द शक्ति होती है तो इसके कितने भेद होते हैं, इनके बारे में आपसे इनके बारे में आपसे क्या कहा गया, पूछा गया है। पहला कह रहा है कि अभिधा, दूसरा कह रहा है लक्षणा और तीसरा कह रहा है व्यंजना। क्या कहा गया है कि पूछा गया है कि जो शब्द शक्ति है तो इसके भेद हैं, तो कौन से हैं ये आपको बताना है। कि जो अभिधा है ये है, कि लक्षणा है कि ये है, कि ये व्यंजना जो लिखा है ये है, कि ये इनमें से कोई नहीं तो ये है। तो ये आपको क्या करना है, बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इनमें से सभी। जो इनमें से सभी का मतलब क्या हो गया कि जो शब्द शक्ति होता है तो इसके अभिधा जो लिखा है ये भी है, लक्षणा है वो भी है, जो व्यंजना है वो भी है। तो ये सब क्या है, शब्द शक्ति के भेद हैं। ठीक, तो चलिए जानते हैं कि जो अभिधा होता है ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो जो अभिधा होता है ये वह शब्द शक्ति है जो शब्द के मुख्य अर्थ का क्या करती है, बोध कराती है। ठीक, अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है जो कि क्या करती है, मुख्य अर्थ का बोध कराती है। ठीक, और जो लक्षणा होता है वो क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। लक्षणा वो होता है जब शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ निकल जाए तो वहाँ क्या होता है, लक्षणा होता है। ठीक, इसके बाद व्यंजना के बारे में समझते हैं। व्यंजना क्या होता है, व्यंजना वो होता है शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की क्या हो, प्रतीति हो, उसे क्या कहा जाता है, व्यंजना कहा जाता है। यानी क्या हो, शब्द के जिस व्यापार से मुख्य लक्ष्य अर्थ से क्या हो, भिन्न अर्थ की प्रतीति हो, तो ये क्या होता है, ये हमारा लक्षण होता है। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, व्यंजना के बारे में बता रहे हैं कि जैसे मतलब कह दिया जाए, फिर से समझ लेते हैं इसको, कि जो व्यंजना होता है वो क्या होता है। तो व्यंजना वो होता है जो शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ के भिन्न अर्थ की प्रतीति हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे व्यंजना कहा जाता है। ठीक, और व्यंजना कहा जाता है। व्यंजना शब्द शक्ति से अर्थार्थ या विशेषार्थ का क्या होता है, ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। जबकि उस व्यंजन शब्द से प्राप्त अर्थ को क्या कहेंगे, व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, तो जो आप लोगों से बस इतना पूछा जाएगा कि शब्द शक्ति के भेद कौन कौन से हैं, तो वो आपको बताना है कि अभिधा है, कि लक्षणा है, कि व्यंजना है, कि इनमें से सभी है। तो आपको सीधा सीधा बता देना है कि इनमें से सभी क्या है, शब्द शक्ति के भेद हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया है कि अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको क्या करना है, बताना है। पहला कह रहा है अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है। दूसरा कह रहा है लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है। तीसरा कह रहा है अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजन दोनों पर आश्रित होती है। और जो चौथा ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, इसके बारे में समझते हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, ये आपको समझना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आधारित होती है। जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है वो किस पर आधारित होती है, व्यंजना पर आधारित होती है। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार से आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है कि काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार के आते हैं। पहला कह रहा है 2 प्रकार के, दूसरा कह रहा है 4 प्रकार के, तीसरा कह रहा है 3 प्रकार के और जो चौथा है वो कह रहा है 5 प्रकार के। तो आपको बताना है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हो जाएगा। कौन कौन से? जो मैंने आपको भी ऊपर बताया था। कौन कौन से? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये क्या है? ये काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भिखारी को देखकर राधा बोली महाराजा आ रहे हैं। इस वाक्य में शब्द शक्ति है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भिखारी को देखकर राधा बोलती है, क्या कह रही है कि महाराजा आ रहे हैं। तो इस वाक्य में शब्द शक्ति है, क्या हो जाएगी? व्यंजना हो जाएगी कि लक्षणा हो जाएगी कि दोनों हो जाएंगे कि दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा व्यंजना। क्या हो जाएगा? व्यंजना हो जाएगा। और जो शब्द शक्ति होती है हमारी वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। भी आपको बताया था, अभिधा थी, व्यंजना थी और लक्षणा थी। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा व्यंजना। क्या हो जाएगा? व्यंजना हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग क्या करिए, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है? काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य क्षीण हो जाए, क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य क्या हो? क्षीण हो जाए, तो वहाँ क्या हो जाएगा, यानी क्या कहलाता है? पहला कह रहा है उभय अलंकार, दूसरा कह रहा है अर्थालंकार, तीसरा कह रहा है शब्दालंकार और जो चौथा है वो कह रहा है भावालंकार। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शब्दालंकार। क्या हो जाएगा? शब्दालंकार हो जाएगा। ठीक, तो समझते हैं क्या होता है। तो शब्दालंकार जो है हमारा ये क्या होता है? तो काव्य में जहाँ शब्द के कारण क्या हो? रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन में काव्य सौंदर्य क्या हो? क्षीण हो जाए, तो वही हमारा क्या होता है? वही हमारा शब्दालंकार होता है। और जो अलंकार होते हैं हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है और कौन सा होता है? और उभय अलंकार होता है। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शब्दालंकार। क्या हो जाएगा? शब्दालंकार हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप लोग क्या कर रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझने का भी प्रयास कर रहे होंगे। तो आप लोग क्या करिए, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। और आप लोग क्या करिए, कोई भी क्लास या कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको आप लोग क्या करिए, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं, अच्छे तरीके से समझने का भी प्रयास करते हैं कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे बिदिनाना। ठीक, फिर क्या कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है आनन रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़े योगी। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपसे क्या किया गया है, अलंकार के बारे में पूछा गया है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विदिनाना आनन रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ योगी। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपको क्या करना है, अलंकार के बारे में बताना है। पहला कह रहा है अतिशयोक्ति, दूसरा कह रहा है विप्सा, तीसरा कह रहा है विभावना और जो चौथा है वो कह रहा है विरोधाभास। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विभावना। क्या हो जाएगा, विभावना हो जाएगा। ठीक, ये आपको याद रखना है कि इसमें जो अलंकार के बारे में पूछा गया है तो कौन सा है जो इसका सही होगा, तो ये होगा विभावना। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में
उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्या पूछा गया है? पूछा गया है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें क्या किया गया है? अलंकार के बारे में पूछा गया है, तो ये आपको बताना है। पहला कह रहा है श्रेष, दूसरा कह रहा है अनुप्रास, तीसरा कह रहा है यमक और जो चौथा है वो कह रहा है रूपक। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुप्रास। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और जो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है उसके बारे में समझते हैं कि उसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। तो जिस अलंकार में एक समान वर्णों की क्या होती है? आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। इसका जैसे एग्जाम्पल और भी होता है, कौन सा होता है? तरिन तनुजा तट तमल तरुवर बहुछाए, होता है कि नहीं होता है। इसी तरीके से ये चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल मग में, तो इसमें जो चा है इसकी आवृत्ति क्या है? बार बार हुई है। ठीक, तो ये हमारा कौन सा है? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल। क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल अली कली ही सौ बंदियों आगे कौन हवाल। अब इसके बारे में क्या करना है? अब बताना है कि इसमें कौन सी अलंकार है। पहला कह रहा है रूपक, दूसरा कह रहा है अन्योक्ति, तीसरा कह रहा है विषयोक्ति और जो चौथा है वो कह रहा है अनुप्रास। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो दूसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अन्योक्ति हो जाएगा। अब इसके बारे में समझते हैं कि जो अन्योक्ति अलंकार होता है वो क्या होता है। तो जहाँ किसी भी बात किसी और ढाल पर की जाए तो वहाँ पे हमारा क्या होता है? अन्योक्ति होता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा? यही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है माँ के सूची उपकरणों का जीवन में अंतः नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उक्त पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है। इसमें भी क्या किया गया है? इसमें भी अलंकार के बारे में पूछा गया है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। किसमें? माँ के सूची उपकरणों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उक्त पंक्ति में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है। ये आपसे क्या किया गया है? पूछा गया है। पहला कह रहा है विभावना, दूसरा कह रहा है विशेषोक्ति, तीसरा कह रहा है प्रातीप और जो चौथा है वो कह रहा है अन्वयन। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रतीप। क्या हो जाएगा? प्रतीप हो जाएगा। ये कहाँ पे लिखा है? ये हमारा तीसरा ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है वही हो जाएगा। कौन सा? प्रतीप। और जो प्रतीप अलंकार होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। ठीक, क्या होता है इसका अर्थ? उल्टा या विपरीत होता है। तो जहाँ उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे प्रतीप अलंकार होता है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने क्या किया होगा? इस क्वेश्चन को भी बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूपक अलंकार का उदाहरण है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रूपक अलंकार है उसका उदाहरण कौन सा है। पहला कह रहा है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। दूसरा कह रहा है तुम मोहन के उर्वासी हवे उर्वासी समान। तीसरा कह रहा है को घटी के वृषभानुजा वे हलधर के वीर। अगला कह रहा है मन सागर मनसा लहिर बूढ़े बड़े अनेक। तो इसमें बताना है कि कौन सा मतलब कि जो रूपक अलंकार है तो इसमें कौन सा है जो रूपक अलंकार का क्या है? उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मन सागर मनसा लहिर बूढ़े बहे अनेक। यही क्या है? यही रूपक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग क्या करिए? अगले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए।
अगला क्वेश्चन कह रहा है सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका में कौन सा अलंकार है। क्या पूछा गया है, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका में कौन सा अलंकार है। पहला कह रहा है यमक, दूसरा कह रहा है उपमा, तीसरा कह रहा है मानवीकरण और जो चौथा है वो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, तो इसमें जो चौथा है वो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका में कौन सा अलंकार है, इसमें इनमें से कोई नहीं। जो जिसमें ऑप्शन में दिए गए हैं तो इसमें क्या होगा, नहीं दिया गया है, मतलब जो जो ऑप्शन में दिया गया है तो इनमें से क्या होगा, नहीं होगा। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका में अलंकार दिए गए, मतलब जितने विकल्प दिए गए हैं तो इनमें से कोई नहीं है। तो ये जान लेते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार क्यों होगा, जहाँ उपमेय में उपमान का क्या होता है, अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहाँ पे हमारा कौन सा होता है, रूपक अलंकार होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं पे रूपक अलंकार दिया ही नहीं गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रेम अतीत है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो, तुम में कौन सा अलंकार है। इसमें भी क्या किया गया है, अलंकार के बारे में पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है। पहला कह रहा है रूपक, दूसरा कह रहा है अनुप्रास, तीसरा कह रहा है उपमा और जो चौथा है वो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रूपक। कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है जो वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्या पूछा गया है, अलंकार के बारे में पूछा गया है। और जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। तो बताना है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पहला कह रहा है श्लेष, दूसरा कह रहा है यमक, तीसरा कह रहा है रूपक और जो चौथा है वो कह रहा है उत्प्रेक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा के बारे में समझ लेते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए वहीं पे हमारा क्या होता है, वहीं पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप लोग क्या कर रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझने का भी प्रयास कर रहे होंगे। आप लोग को क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब जो क्वेश्चन है अब हम लोग क्या करेंगे, उनको अगली क्लास से करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि क्या हो, दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसके आगे जो क्वेश्चन है वो हम लोग अब कल की क्लास में करेंगे, ठीक। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।